हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ NABL 112 के बारे में बात करने वाली हूँ। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरीज़। और इससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिन लोगों को मेंबरशिप के बारे में नहीं पता है वो एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देखें। अगर आपको पर्क्स और बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं तो ही आप लें, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम फटाफट से NABL 112 को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जितनी भी लेबॉरेटरीज़ की एक्रेडिटेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबॉरेटरीज़ के अंदर आती हैं, जिसको हम शॉर्ट में NABL भी बोलते हैं। और NABL सिग्नेटरी है टू एशिया पैसिफिक लेबॉरेटरीज़ एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल लेबॉरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन। एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स NABL डॉक्यूमेंट्स में हैं वो सारी ISO 15189 को फॉलो करती हैं, ठीक है। उनका क्राइटेरिया है तो जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लेबॉरेटरीज रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी एंड कम्पिटेंस। तो NABL के क्लॉजेस होते हैं और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इनका वो है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और जो सेकंड पार्ट है इनका, जो सेकंड हाफ है वो रिलेट करता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके क्लॉजेस आपके 4.1 से लेके 4.15 तक हैं, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट के जो क्लॉजेस हैं वो 5.1 से लेके 5.10 तक है। हालांकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक एक करके मैं आपको थोड़ा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, बट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप बिल्कुल मुझे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके अच्छे से एक वीडियो बना सकूं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे। तो वैसे जो NABL का अकेला यही एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं NABL 100, अभी मैं आपको NABL 112 के बारे में बता रही हूँ, NABL 218, NABL 217, ठीक है। और हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक स्कोप, अपना एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि NABL 112 जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए है, NABL 218 जो है वो डेस्कटॉप ऑडिट के लिए है, NABL 217 असेसमेंट के लिए है, और भी ऐसे बहुत सारे NABL के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और असेसमेंट के टाइम पर आपकी लैब के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको फ़ी भी चार्ज की जाती है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें टाइप्स होंगे लैब के, जैसे कि मीडियम साइज़ हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक, और वो आपके डिपेंड करते हैं सैम्पल साइज़ पे। तो अब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्ट मेन क्लॉजेस पे, जो कि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो कि पूरे नहीं हैं बट मैंडेटरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स में जो कि मैंडेटरी हैं, बट वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में फटाफट से बता देती हूँ। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपके 4.1 से 4.15 के अंडर है, ठीक है। वो सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4.1 में है या 4.2 में है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो 4.1 से 4.15 तक बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक MOU होना चाहिए रेफरल लैब के साथ, और साथ ही में आपके पास होना चाहिए कि स्कोप की कॉपी, ठीक है। जो भी आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, लाइसेंसेस की होनी चाहिए, MOU की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास बजट प्लान होना चाहिए, कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए कोई भी ब्रेकडाउन के लिए, लिस्ट होनी चाहिए, मास्टर लिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। आप जो भी क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स बना रहे हैं, क्वालिटी मैनुअल्स बना रहे हैं, सभी की आपके पास मास्टर लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लैब डायरेक्टर्स की, देन प्रोसीजर होना चाहिए आपके पास सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रेफरल लैब्स, और आपके पास सर्विस एग्रीमेंट का भी प्रोसीजर होना चाहिए, फीडबैक कंप्लेंट्स का आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, कंप्लेंट्स का आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर होना चाहिए आपके पास करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन का, ठीक है। NC के रजिस्टर होने चाहिए और उसकी एनालिसिस की आप एक मान लीजिए रजिस्टर बना के रख सकते हैं उनके एनालिसिस के लिए। टैट आपको निकालना आना चाहिए, टैट जो है दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। आपके पेशेंट के सैंपल से लेके आपकी रिपोर्टिंग आने तक का कितना टाइम लगता है वो सारा आपने नोट डाउन करके रखना है। आपके एक्शन प्लान्स के प्रोसीजर्स क्या हैं, देन आपके रिटेंशन पीरियड क्या है, ठीक है। आपके रिटेंशन पीरियड भी आपके यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में आएगा, जैसे कि आपकी रिपोर्ट्स का आएगा, अगर आप हिस्टो में डील करते हैं तो हिस्टो की रिपोर्ट्स का आएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट्स का आएगा, देन आपकी क्वालिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आएगा, देन इकास का आउटलायर, देन उसके जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं आपके लैब के वो सारे तीनों फेसेस के, राइट।
आपके इक्विपमेंट का डाउन टाइम नोट होना चाहिए, आपके हर एक इक्विपमेंट पे स्टिकर लगा होना चाहिए, उस पे PM डन और ड्यू डेट सारी मेंशन होनी चाहिए, मॉडल नंबर क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस इसमें, बट मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है वो एटलीस्ट इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है वो फटाफट से बनाना शुरू कर दें, एटलीस्ट इतना तो बताएं जो कि रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं बात करती हूँ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की, जो कि 5.1 से लेके 5.10 के बीच में। इसका भी मैं फटाफट से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इसमें जो आती हैं बेसिकली आपके क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड्स आएंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, उनके कॉम्पिटेंसी असेसमेंट रिकॉर्ड्स आएंगे, दैन उनके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स आएंगे, आपके जो लेबॉरेटरी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड आएगा, देन इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। लिस्ट आपके इक्विपमेंट्स की चाहिए, देन रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, तो देन पेशेंट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जिसमें आपकी सारी स्कोप डिस्क्राइब किए होंगे, देन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, सैम्पल रिसीविंग रिकॉर्ड्स, फिर आपके मेथड वैलिडेशन या वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, ठीक है, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स का प्रोसीजर, देन रिटेंशन की कोई भी स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है, उसका प्रोसीजर, देन रिवाइज रिपोर्ट्स, फिर वैलिडेशन वेरिफिकेशन जैसे MIS और LIS का, अगेन कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर दी MIS और LIS, ठीक है। तो ओवरऑल जस्ट मैंने आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और जो हमारी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इसका ओवरव्यू दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टैट आपको बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का टर्न अराउंड टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके पेशेंट के सैंपल लेने से लेकर का टाइम है टिल रिपोर्टिंग तक का, ठीक है। ये आप निकालेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपका एटलीस्ट जो 50% है आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बताती हूँ लेबॉरेटरी के। तो सबसे पहला जो है आपका जो लैब है वो लीगली रजिस्टर्ड हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। आप चाहें तो उसको जैसे कि अपनी जैसे अलमीरा में अंडर लॉक इन की भी रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो पर्सनल हो, इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, स्पेस हो, और आपके पास टेक्निकली कम्पिटेंट क्वालिफाइड स्टाफ हो। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी 12th पास पर्सन को जो है, मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रही हूँ, बट जैसे कि DMLT इज़ द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उन्हीं को ही रख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी 12th पास पर्सन को प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना। बट और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो क्वालिटी मैनेजर है, आप किसी को भी क्वालिटी मैनेजर नहीं बना सकते हैं कि आपने किसी पर्सन को ट्रेन किया और आपने उनको क्वालिटी मैनेजर बना दिया। आपका जो क्वालिटी मैनेजर है वो एटलीस्ट उसके पास क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसको पता हो कि 15189 के क्लॉजेस क्या हैं, कैसे रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ही आपका क्वालिटी मैनेजर जो है वो आगे फर्दर जो है कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में अपना सपोर्ट और अपनी सर्विसेज दे सकता है, राइट। आपके सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो कैलिब्रेटेड हों, ठीक है, और आपने एटलीस्ट एक इंटरनल ऑडिट करवा लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितनी आपकी डेफिशिएंसीज हैं, कितनी NCs आपकी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो हेल्ड करवा सकते हैं, ठीक है, और आप फर्दर जो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना है वो भी ले सकते हैं। और एटलीस्ट 1 प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, और आपके पास क्वालिटी प्लान होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स होने चाहिए, मैनुअल्स होने चाहिए, ठीक है। तो सारी डिटेल्स वैसे तो मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।